So, hey, hello. Welcome to Abhigyan Gurukul. Myself, Abir Chatterjee, and today I am going to discuss about a class 11 chapter, unit 6, chemical equilibrium. ठीक है. So, equilibrium word itself, ये equilibrium word कहाँ से आया? अगर हम लोग डिस्कस करें, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है. इट्स अ चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, कम्स अंडर ठीक है. ये जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, तो हम लोग समझेंगे आज कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम मीन्स होता क्या है, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम का क्या रोल है. इक्विलिब्रियम, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम होता क्या है. ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है. इट इज derived from a Latin word. इक्विलिब्रियम का जनरल मीनिंग, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, एंड लिब्रियम का मतलब होता है या तो स्केल या तो बैलेंस. इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम मतलब क्या स्टैंड करता है? इक्वली बैलेंस्ड. इक्वली बैलेंस्ड कोई भी सिस्टम है हमारे पास, उसको अगर इक्वली बैलेंस करना है मुझे, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम नाम दिया गया है. ठीक है, तो इस यूनिवर्स में, इन दिस यूनिवर्स, एवरी सिस्टम वांट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम. या तो इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है. क्यों अचीव करना चाहता है? इक्विलिब्रियम जैसे ही अचीव होगा वैसे ही जो सिस्टम है वो स्टेबलाइज हो जाता है, फॉर स्टेबिलिटी. मतलब इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम ड्राइविंग फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम क्या है? टू अचीव स्टेबिलिटी. ओके, सो इक्विलिब्रियम का ड्राइविंग फोर्स क्या है? इक्विलिब्रियम कोई भी सिस्टम क्यों टेंड करेगा? इक्विलिब्रियम क्यों, कोई भी सिस्टम क्यों पाना चाहेगा? क्यों पाना चाहेगा? क्योंकि उस सिस्टम को स्टेबिलिटी चाहिए होगा. ठीक है, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि स्टेबल होने के लिए हर एक एलिमेंट क्या करता है? नोबल गैस कैरेक्टर की तरफ, नोबल गैस कैरेक्टर के जो स्टेबिलिटी है उसको अचीव करना चाहता है. नोबल गैस कैरेक्टर की स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए सारे जो एलिमेंट्स हैं बॉन्ड्स बनाते हैं. ठीक है, तो वैसे ही इक्विलिब्रियम का ड्राइविंग फोर्स है स्टेबिलिटी. ठीक है, कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल होना चाहता है तो वो इक्विलिब्रियम को शो करेगा. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम है क्या? इक्विलिब्रियम पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. लेट्स सी इंडेक्स. तो इस आज के लेक्चर में, जनरली आज के लेक्चर में हम लोग पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या क्या है. ठीक है, जनरल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम. दीज आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम तीन तरीके के होते हैं इक्विलिब्रियम जनरली. ठीक है, कौन से रिएक्शंस में, मतलब अगर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो कौन से रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम शो होगा? या वो रिवर्सिबल में शो होगा या तो इरिवर्सिबल में शो होगा. किस में शो होगा वो हम देखेंगे आगे. देन होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस क्या होते हैं और उसके अंडर कैसे इक्विलिब्रियम शो होगा. देन ग्राफ्स फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम.
इक्विलिब्रियम की वजह से कौन से ग्राफ्स हमको शो होंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देन द लास्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन तक हम लोग आज ये वीडियो देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम में there are two kinds of equilibrium generally seen are static and dynamic equilibrium। ठीक है, ओके, सो स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास एक कोई प्लेन सरफेस है, दिस इज अ प्लेन सरफेस, ओके, प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे मैंने अगर कोई बॉक्स रख दिया, ठीक है, आई एम पुटिंग अ बॉक्स ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है, और मैं दोनों तरफ से, इसके दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाता हूं, F1 एंड F2, वेयर F1 इज इक्वल टू F2। अगर मेरे दोनों तरफ से जो फोर्स है इस बॉक्स के ऊपर इक्वली लग रहे हैं, अगर दोनों तरफ से जो फोर्स है इस बॉक्स के ऊपर प्लेन सरफेस पे इक्वली लग रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये कहीं पे मूव नहीं करेगा। सो द नेट चेंज सीन विल बी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि मेरा F1 जो है वो F2 के इक्वल है, ठीक है, दोनों तरफ से अगर मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं तो बॉक्स जो है वो कहीं पे मूव नहीं करेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? ठीक है, ये होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कि मेरे दोनों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों तरफ से ड्राइविंग फोर्स बोलो, कोई भी फोर्स बोलो, फोर्स लग रहा है और मेरा जो सिस्टम है उसमें मुझे नेट चेंज जो है वो जीरो मिल रही है, नेट चेंज कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ इफ आई एम टेलिंग अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दूसरा कौन सा टाइप है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, ओके, सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दे रहा हूं एक। अगर मेरे पास एक कंटेनर है, आई एम हैविंग वन कंटेनर, ओके, सो इधर से मेरे पास इसके ऊपर एक टैप है एंड इस कंटेनर के नीचे तरफ, इस कंटेनर के बॉटम में मैंने एक होल कर रखा है। अब जिस रेट से मैं इधर टैप वाटर चालू करता हूं एंड इस कंटेनर को इधर तक भरने देता हूं, ओके, हाइट h तक भरने देता हूं, ये कंटेनर जब भर जाएगा पूरा, ओके, उस टाइम पे मैं ये वाला जो होल है इसको ओपन कर दूंगा, इस होल को ओपन कर दूंगा, ओके, एंड मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरे इधर जो टैप से जितना ड्रॉप्स, टैप का पानी गिरने का जो रेट है वो इधर जो ओपनिंग है उधर से पानी गिरने का रेट मेरा इक्वल हो। मतलब इधर अगर R1 रेट से पानी गिर रहा है, ड्रॉप गिर रहा है, इधर R2 रेट से निकल रहा है, एस्केप कर रहा है ड्रॉप ऑफ वाटर, ओके, ठीक है। सो मेरा रेट R1 इज इक्वल टू R2 हो, तो इधर क्या होगा, जो हाइट है h हाइट ऑफ वाटर, ये जो हाइट है ये चेंज नहीं होगा,
this will not change. दिस हाइट विल नॉट चेंज, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ये एग्जाम्पल है। अगर मैं कोई कंटेनर भर रहा हूँ पानी से, ठीक है, उसको एक हाइट तक मैंने भर दिया और R1 रेट से बढ़ा, और उसका जो बॉटम है उसको उसमें मैंने एक ओपनिंग कर दिया, ठीक है, एंड दिस ओपनिंग, द रेट ऑफ वाटर, इनकमिंग वाटर इज इक्वल टू द रेट ऑफ आउटगोइंग वाटर, ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स। सो अगर मेरा रेट इधर से इधर इक्वल है, R1 एंड R2 आर इक्वल, देन द हाइट विल नॉट चेंज, ठीक है, हाइट जो है मेरा चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नेट चेंज जो है वो हमारा जीरो हो जाता है, नेट चेंज जो है वो हमारा जीरो हो जाता है, बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम है, system is in flow or changing its characteristics। बट इसमें क्या है, सिस्टम जो है फ्लो में है, चेंज कर रहा है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऑन गोइंग रनिंग सिस्टम है। सो रनिंग सिस्टम है, बट हम लोगों को क्या मिल रहा है, जो इधर हाइट है वो हाइट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वाटर जो है हमको स्टेबल दिख रहा है, वाटर का जो हाइट है वो हमको स्टेबल दिख रहा है, वाटर का हाइट हमको स्टेबल दिख रहा है, मतलब इसमें क्या है, इस सिस्टम ने डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर ली है, बट द सिस्टम इज मूविंग in itself, system is moving in itself, but मेरा रेट इक्वल है, मेरा इधर दो जो रेट है इनकमिंग वाटर का, आउटगोइंग वाटर ड्रॉपलेट्स का जो रेट है वो इक्वल है, मतलब R1 जो है मेरा R2 इक्वल है, दैट्स वाई द H हाइट इज स्टेबल। उसके लिए क्या है, मेरा हाइट जो है स्टेबल हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें नेट चेंज जो है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, नेट चेंज जो है वही जीरो हो जाता है, बट डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम है वो मूविंग रहेगा, चेंज उसमें होगा, बट इधर जो है स्टेबलाइज होने की वजह से मेरे पास सिस्टम मूविंग है, फिर भी नेट चेंज मुझे जीरो दिखता है। ओके, द not every chemical reaction shows equilibrium। हर एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम शो नहीं करता है। जैसे मैं अगर कोई रिएक्शंस लूं, मीन्स टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं मेरे पास, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में अगर मैं बोलूं कि नॉट एवरी रिएक्शन शोज इक्विलिब्रियम, मीन्स इसका मतलब क्या है, नॉट एवरी रिएक्शन शोज इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, नॉट एवरी रिएक्शन शोज इक्विलिब्रियम मीन्स इसका मतलब क्या है, ओनली द रिवर्सिबल रिएक्शंस shows इक्विलिब्रियम। मतलब खाली जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे वही इक्विलिब्रियम शो करेंगे। बचे कौन से, जो भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होगा, इरिवर्सिबल reactions do not show chemical
इक्विलिब्रियम। इसका मतलब पता चला कि जो भी रिएक्शंस है, अगर वो मैंडेटरी कंडीशन है, अगर वो रिवर्सिबल होगा तो ही इक्विलिब्रियम शो करेगा, वरना दूसरे कौन से टाइप से इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम शो नहीं करते। वाई, क्यों नहीं शो करते? बिकॉज इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। irreversible reactions are unidirectional. इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन कवर हो जाता है, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन में। बट इधर जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग साइन कौन सा लगाते हैं? ये वाला रिएक्शन का साइन लगाते हैं। दिस साइन इज डिनोटेड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, और उसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। ठीक है, जिस वजह से हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन हम लोग ऐसे लगाते हैं, मतलब कंप्लीट रिएक्शन जो है वो खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, दिस साइन इज फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, वापस जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम क्या करता है। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, अचीव क्यों करना चाहिए? स्टेबिलिटी के लिए अचीव करते हैं। कौन करता है? जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इक्विलिब्रियम शो करता है। इक्विलिब्रियम है क्या चीज? इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल एंड स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है। ठीक है, फिर हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि कितने तरह के इक्विलिब्रियम है। एक तो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? ठीक है, ये जो नेट चेंज ऑफ द सिस्टम जीरो हो जाता है। डायनेमिक में क्या होता है? डायनेमिक में इसमें जो सिस्टम है वो मूविंग नहीं है, सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो मूव नहीं करते, बट डायनेमिक में सिस्टम के कंपोनेंट्स मूव करते हैं। इधर भी नेट चेंज मेरा जीरो है, इधर भी नेट चेंज मेरा जीरो है, और इधर भी नेट चेंज मुझे जीरो ही दिख रहा है। इधर भी नेट चेंज मुझे जीरो ही दिख रहा है। बट इसमें क्या है? सिस्टम के कंपोनेंट्स जो है वो मूविंग है। इसमें क्या है? सिस्टम के कंपोनेंट्स स्टैटिक हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, एक जगह पे मूव नहीं करते। ओके, देन हमने देखा इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसका एग्जांपल मैं दूंगा आगे। एंड इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव व्हेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स इक्वल। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर मैं इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन दूं और बोलूं कि इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव व्हेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स इक्वल, मतलब क्या है? अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं A+ फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर ये कंडीशन कोई भी रिएक्शन के लिए हमें मिल रहा है, तो ही हम बोल सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है।
इक्विलिब्रियम पे है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या देखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग देखते हैं रेट्स के बारे में। रेट बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट के साइड एंड प्रोडक्ट के साइड, दोनों के साइड जब रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जिस रेट से, जिस स्पीड से फॉर्म हो रहा है, उसी स्पीड से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, मतलब जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसी रेट से अगर वापस प्रोडक्ट जो है डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बना दे रहा है वापस उसी रेट से, तो दोनों के जो रेट है आर एफ इज इक्वल टू आर डी, ये जब इक्वल हो जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिजिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम आगे आएगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिजिकल प्रोसेसेस में अगर चेंज आ रहा है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसके एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें रेट से हम लोग पता करते हैं कि इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी इन अ सिस्टम अचीव हुआ है कि नहीं। देन आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस जो होता है वो एक्वस मीडियम में डिसोसिएट होता है, देन इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। कैसे करते हैं आगे बताएंगे, ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी सीन इन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड कैन नॉट बी सीन इन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। देन हम लोग जाते हैं किस पे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस जो है उससे पहले एक बार रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में जैसे पहले हम लोग ले सकते हैं एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस ले सकते हैं। एसिड बेस रिएक्शंस, कुछ भी एसिड लो, उसको बेस से रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। जैसे HCl ले लिया प्लस NaOH ले लो, क्या देगा, NaCl प्लस H2O। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। क्यों इरिवर्सिबल है, क्यों, मैं अगर सॉल्ट को वाटर से वापस मिक्स करता हूँ, सॉल्ट को वाटर में वापस मिक्स करता हूँ, तो मुझे एसिड और बेस नहीं मिलता है, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग यूनिडायरेक्शनल एरो। यूनिडायरेक्शनल एरो का क्या यूज है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देन सेकंड हम लोग ले सकते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन ले सकते हैं। कंबशन रिएक्शन में होता क्या है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है और CO2 देता है, प्लस इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये निकल जाता है और उसके साथ हीट प्रोड्यूस करता है।
हीट प्रोड्यूस करता है। सो एक बार हीट निकल गया तो वो हीट वापस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर मिलाओ तो मुझे कार्बन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद मैं ले सकता हूं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ले लो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में मैं अगर लेता हूं AgNO3, इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं कोई भी सॉल्ट से, NaCl एक सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाया, ये एक सॉल्ट से रिएक्ट करवाया, तो AgCl का प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। AgCl जो है मुझे प्रेसिपिटेट मिल जाएगा AgCl का। ओके, सो AgCl प्रेसिपिटेट मिल जाएगा एंड इसके साथ क्या बनेगा, NaNO3, NaNO3। ओके, so these reactions are example of irreversible reaction, जिसमें हम लोग यूनिडायरेक्शनल एरो शो करते हैं। यूनिडायरेक्शनल एरो क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना है ये वापस मिक्स होके मुझे रिएक्टेंट नहीं देगा। दिस प्रोडक्ट विल नॉट गिव मी द रिएक्टेंट अगेन। ओके, सो अब हम लोग लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल्स। रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हेबर्स प्रोसेस हो गया। हेबर्स प्रोसेस में क्या है, अगर मैंने हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाया, अमोनिया बनाना होता है हेबर्स प्रोसेस से, हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनता है। उसमें क्या होता है, N2 लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल N2 लेते हैं, H2 के साथ गैसियस है, ये भी गैसियस है, ठीक है, H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिलता है मुझे, 2 moles of ammonia which is also gaseous. Okay, so this is a reversible reaction. If I am reacting N2 gas with hydrogen gas, I am getting ammonia, gaseous moles of ammonia. So ammonia again decomposed to give N2 and H2, hydrogen and nitrogen. So this is a reversible reaction, so that's why I can put a reversible sign here. Okay, now next example is if I am decomposing PCl5, PCl5 जो है वो किस में टूटता है, PCl3 में, PCl3 and Cl2 में। This is gaseous, this is gaseous, this Cl2 is also gaseous, all are gaseous, so it is a reversible reaction. Then third example मैं ले सकता हूँ 2 moles of NO gives me N2 and O2. This is a gaseous reaction. Okay, this is a reversible reaction. Gaseous molecules, we have gaseous molecules. Then fourth मैं ले सकता हूँ CaCO3. Okay, CaCO3, calcium oxide, it will form calcium oxide and CO2. This is gas. This is a solid. Okay, this is a solid. Okay, these are all examples of reversible reaction, जो कि मेरे जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होके वापस रिएक्टेंट बना देंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मुझे कुछ मिलेगी, दैट्स व्हाई दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शन. सो ओनली इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस. ओके, क्लियर है? ठीक है. सो हम लोगों ने ये देख लिया, नॉट एवरी केमिकल रिएक्शन शो इक्विलिब्रियम. Irreversible reactions do not show equilibrium. Reversible reactions only show equilibrium. Equilibrium can be achieved when the rate of chemical reaction become equal. मतलब जो rate of forward reaction है is equal to rate of backward reaction होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि equilibrium achieve हो गया है. Okay, let's go further.
These are examples of irreversible and reversible reactions. You can see it. Now, अगर मैं ग्राफ्स के बारे में बात करूं, ग्राफ अगर प्लॉट करूं केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, ग्राफ किस किस के बीच में, कैसे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि ग्राफ से हम लोग पता गए कि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हमको ग्राफ में क्या है, कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। पहले तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ और साथ में क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, उसके लिए हमको क्या करना है, पहले तो स्पीड से, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट क्या है, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, मतलब कितना जल्दी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, कितना जल्दी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसको हमको पता करना है। और कितना जल्दी इक्विलिब्रियम आ रहा है, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, वापस रिएक्टेंट बन रहा है। सो दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग ग्राफ से पता कर सकते हैं। तो रेट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, हमारे पास ओनली वन ग्राफ, एक ही ग्राफ है, रेट वर्सेस टाइम का एक ही ग्राफ है इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट वर्सेस टाइम हमको एक ही ग्राफ देता है, जो कि हमको बता पाता है, मतलब विच ग्राफ कैन डिटरमाइन दैट द इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। सो मैं अगर ग्राफ बनाऊं, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिएक्शन लेता हूं जिसमें RF, रेट फॉरवर्ड इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज हियर आई कैन से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म होगी, रिएक्टेंट का रेट घटेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी, जैसे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा विथ टाइम इट विल डिक्रीज। सो हियर आई एम हैविंग रेट, here I am having time, so with time the rate of forward reaction will decrease and after some point, एक पॉइंट के बाद ये जो रेट है ये कांस्टेंट हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगेन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये फॉरवर्ड रेट है, रेट फॉरवर्ड, दिस इज रेट बैकवर्ड। ये जिस पॉइंट पे कोइंसाइड किया, जिस पॉइंट पे कोइंसाइड किया, दैट पॉइंट आई कैन कॉल इट एज टी इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट पे ये कोइंसाइड किया उस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं कि ये टी इक्विलिब्रियम है। टी इक्विलिब्रियम मतलब एट दैट पॉइंट इस ग्राफ में, इस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो सेम हो गया है, एंड आफ्टर दैट इट इज बिकमिंग कांस्टेंट। इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल सकता हूं। सो आफ्टर इक्विलिब्रियम द रेट्स बिकम कांस्टेंट। ठीक है, दोनों का जो रेट है इक्विलिब्रियम के बाद, जो दोनों रेट है वो इक्वल हो गए, मतलब जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से रिएक्टेंट वापस बन रहा है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट।
ठीक है। तो रेट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, तो एक ही ग्राफ है जो कि डिटरमाइन कर सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। अगर मैं कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाऊं, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो ये पॉइंट नोट कर लेना, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट का एट इक्विलिब्रियम, मतलब जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन जो होगा प्रोडक्ट का, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा या तो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो कैसे होगा, अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो इधर मेरे पास टोटल there are 3 graphs. I am having three graphs. अगर मैं इधर कंसंट्रेशन लूँ, कंसंट्रेशन, टाइम, here I am having concentration and time, concentration and टाइम। ओके, सो अगर रेट का ये वाला जो ग्राफ है ये बनाओ फॉर अ रिएक्शन ए से बी, कोई रिएक्शन रिएक्ट हो रहा है फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, ठीक है, ए से बी, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ए से बी जा रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर मैं कंसंट्रेशन, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, मेरा ए का जो कंसंट्रेशन है वो घट रहा है, ए का कंसंट्रेशन घट रहा है, तो ए का कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा ऐसे जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा ऐसे जाएगा। कंसंट्रेशन ए का जो है घट रहा है, ए से बी मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, ये मेरा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मेरा घट रहा है, तो कंसंट्रेशन फॉरवर्ड घट रहा है। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए का जो कंसंट्रेशन है वो घट रहा है बराबर, एंड बी का जो कंसंट्रेशन है, मतलब मेरा प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है ग्रेजुअली विथ टाइम, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे ये ग्राफ जो है ये कोइंसाइड करेगा, दैट पॉइंट आई कैन कॉल इट एस टी इक्विलिब्रियम। मतलब इस पॉइंट पे दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गई, एंड आफ्टर दिस पॉइंट जो मेरा कंसंट्रेशन होगा पूरे रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब आफ्टर इक्विलिब्रियम, टी इक्विलिब्रियम जो है ये पॉइंट मुझे मिला, कंसंट्रेशन जैसे घटा, मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा, एक पॉइंट मिला मुझे, उस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ टी इक्विलिब्रियम है। एंड दिस टी इक्विलिब्रियम, आफ्टर दिस टी इक्विलिब्रियम आई कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ माय रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, जो कि इस लाइन में लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद मेरा कंसंट्रेशन जो होता है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कांस्टेंट हो जाता है। इफ आई एम प्लॉटिंग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। दूसरा एक ग्राफ मैं ले सकता हूं, अगर मेरा, अच्छा चलो मान लो इधर मुझे मिल गया, ये जो पॉइंट है मेरा इधर मिल गया मुझे इक्विलिब्रियम। अगर ये जो रेट है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन घट रहा है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और इधर कांस्टेंट हो गया, पर मेरा कंसंट्रेशन अगर इससे ज़्यादा घट जाता, इस पॉइंट से ज़्यादा घट जाता, तो क्या होगा, मेरा कंसंट्रेशन घट रहा है, रिएक्टेंट का इतना घट गया कंसंट्रेशन, एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ गया। ठीक है, तो एक पॉइंट पे ये कोइंसाइड किया, बट जिस पॉइंट पे कोइंसाइड किया उसके बाद भी ये रिएक्शन रुका नहीं और मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और घटता गया विथ टाइम ग्रेजुअली। एक पॉइंट पे मेरे को ये मिला कि मेरा जो
कंसंट्रेशन है वो टी इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब मेरा जो ए है इधर कंसंट्रेशन एंड इधर जो बी है मेरा प्रोडक्ट, वो क्या हो गया, कंसंट्रेशन जो मेरा है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सो दिस लाइन अगेन प्रूव्स दिस concentration of each reactant and product becomes constant at equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद मेरा कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो गया। यही ग्राफ अगर मैं रेट के लिए बनाऊं, दिस ग्राफ इफ आई एम प्लॉटिंग फॉर रेट, तो क्या होगा, अगर मेरा इधर रेट है एंड इधर मेरा टाइम है तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। ठीक है, बट ये जो पॉइंट है इधर कोइंसाइड हुआ है, तो मैं इधर टी इक्विलिब्रियम बोल नहीं सकता हूं। दिस पॉइंट विल नॉट बिकम टी इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ रेट एंड टाइम, बिकॉज क्या है, जो रेट है आफ्टर टी इक्विलिब्रियम इट इज इंक्रीजिंग एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब मेरा प्रोडक्ट बनने का रेट इक्विलिब्रियम कोइंसाइड होने के बाद भी बढ़ रहा है एंड रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मेरा और बढ़ रहा है, मतलब रेट मेरा घटते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम के लिए मैं प्लॉट करूं तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए ये ग्राफ चलेगा, मतलब ये ग्राफ डिटरमाइन कर सकता है कि इक्विलिब्रियम के बाद कांस्टेंट हो जाता है, कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो जाता है, बट रेट जो है रेट वर्सेस टाइम के लिए दिस ग्राफ कुड नॉट डिटरमाइन दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। ओके, सो मेरे पास दूसरा एक ग्राफ है, अगर मैं बता रहा हूं कि मेरा ये जो रिएक्शन है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, चलो मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऐसे घट रहा है, ओके, इस पॉइंट तक घटा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है ये इधर मिला मुझे, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि टाइम के साथ घट रहा है एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो ये जो है ये इन्फिनिटी तक आगे जा रहा है, मतलब ये कहीं पे कोइंसाइड नहीं किया, मतलब मैं ये बता सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम, मतलब अगर इक्विलिब्रियम मिल रहा है उसके बाद रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो ग्राफ है, ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जिससे घट रहा है उसका जो कर्व है वो अगर प्रोडक्ट के कर्व से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, फिर भी मैं बोल सकता हूं कि इधर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, क्योंकि आफ्टर इक्विलिब्रियम आई कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड ईच रिएक्टेंट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, इसी ग्राफ को अगर मैं रेट वर्सेस टाइम के लिए बनाऊं तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ये कोइंसाइड नहीं करेगा, ये हमको पॉइंट नहीं देगा, कोई पॉइंट नहीं दे रहा है जिस पॉइंट पे हम लोग बता सके कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, वो हम इस पे बोल नहीं सकते, इसमें बोल नहीं सकते, जिसकी वजह से रेट और टाइम का हमारे पास एक ही ग्राफ है, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन एक पॉइंट पे मिलता है, दैट पॉइंट वी कैन कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, दैट पॉइंट आई कैन कॉल इट एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उस पॉइंट के बाद रेट का जो ग्राफ है वो भी कांस्टेंट शो करता है। ओके, क्लियर है? ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमने क्या क्या देख लिया इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम में। इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, फिजिकल, केमिकल, आयनिक। ओके, सो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल देख लिया, होमोजेनियस ये बाकी है, होमोजेनियस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल देख लिया, ग्राफ्स फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, ग्राफ्स फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम ये देख लिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, अभी तक जो मैंने बात की वो सब केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए बात किया। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? What is physical equilibrium? If there is any change in the state, phase, of the chemical compounds which are in equilibrium, means change in the form of allotropes, ठीक है। एलोट्रोप्स में अगर चेंज आता है, ठीक है, स्टेट में चेंज आ रहा है, फेज में चेंज आ रहा है और उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, तो दैट इक्विलिब्रियम वी कैन कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि वाटर जो है लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट अगर गैसियस स्टेट में जा रहा है और ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें एलोट्रोप्स में चेंज आ रहा है, एलोट्रोप्स में चेंज आ रहा है, बराबर। इसका फॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर लिक्विड एंड आइस, वाटर का जो फॉर्म है लिक्विड और आइस, H2O liquid is in equilibrium with H2O solid, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मेन जो चेंज होता है एलोट्रॉप्स के फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। इफ देयर इज एनी चेंज इन द स्टेट फेज ऑफ केमिकल कंपाउंड, स्टेट एंड फेज ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है, स्टेट में चेंज हो रहा है, फेज में चेंज हो रहा है, विच आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसको हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद एक पॉइंट रहा, व्हाट इज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस रिएक्शंस। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है? इसका एग्जांपल देता हूं। होमोजीनियस का एग्जांपल होगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैं PCl5 ले रहा हूं, ठीक है, ये गैसियस है, ये जो है ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? PCl3 बनाएगा, जो ये भी गैसियस है। अगर मेरा फेज और स्टेट सेम है, अगर मेरा फेज और स्टेट सेम है, तो ये जो रिएक्शंस है ये सब किसमें आएंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में आएंगे। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जिसमें फेज और स्टेट सेम होता है, मतलब इसके साथ क्या निकलेगा? Cl2 निकलेगा, वो भी गैसियस है। फिर दूसरा एग्जांपल हो गया, अगर मैं N2 गैसियस के साथ H2 गैसियस को रिएक्ट करता हूँ, तो ये क्या बनाएगा? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाएगा, जो कि ये भी गैसियस है। तो ये एग्जांपल है किसके? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के, होमोजीनियस रिएक्शंस के, ठीक है। अगर मैं इसके साथ मैं अगर लूँ, अगर हेट्रोजीनियस का एग्जांपल दूँ, इधर मैं अगर हेट्रोजीनियस का एग्जांपल दूँ, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है, या तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा? अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये सॉलिड है, बराबर, ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में, ये भी सॉलिड है, और ये CO2 निकाल रहा है, जो कि गैस है। ये क्या है? ये गैस है, बट ये कैसा है? इक्विलिब्रियम पे है। और कैसा है? हेट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टेट है, फेज है, स्टेट एंड फेज वो डिफरेंट है। मतलब रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कोई भी फेज, कोई भी एक स्टेट चेंज हो जाए, तो वो किस में आ जाता है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में आ जाता है, बराबर। ओके, इसमें एक पॉइंट और है, हम लोग जब लॉ ऑफ मास एक्शन देखेंगे तब क्या एक चीज देखनी है, इसमें देखना है, क्या देखना है? कि जो सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का जो कंसंट्रेशन होता है, वो हमेशा हम लोग यूनिटी लेते हैं। हम लोग गैसियस का कंसंट्रेशन हमेशा एक्टिव मास के अंदर लेते हैं। अब इक्विलिब्रियम में मेन चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्या है? एक्टिव मास। एक्टिव मास होता क्या है? अगर मैं इधर बताऊं आपको एक्टिव मास क्या होता है, हाँ, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक तो है, इंट्रोडक्शन में ही आता है ये, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज एन एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब क्या है? एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रखा हो, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव मास बोलेंगे। एक्टिव मास बोलेंगे। या तो वो मोलैरिटी के टर्म्स में हो सकता है, N/V, अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में होगा तो मोलैरिटी के टर्म्स में हो सकता है, या तो ये पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हो सकता है, प्रेशर के टर्म्स में हो सकता है,
जब हम लोग कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर मेजर करेंगे तो इधर एक्टिव मास में, एक्टिव मास क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन वही लेंगे जो कि रिएक्ट कर रहा है, इन द रिएक्शन, जो कि रिएक्ट कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन हमको लेना है। तो एक्टिव मास को इस स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आगे लॉ ऑफ मास एक्शन में पता चलेगा कि कैसे एक्टिव मास लेते हैं हम लोग कोई भी रिएक्शन में। ओके, सो हमारा कहा हो गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। क्या होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, ओके, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम जो कि हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ग्राफ्स फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एंड ये 2 पॉइंट जो है वो बाकी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये जो है ये इंट्रोडक्शन में इतना आ गया, इंट्रोडक्शन में इतना आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो अगर इधर तक कुछ भी हेल्पफुल लगा हो आपको, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा भी कुछ हेल्पफुल लगा है, मैंने जो भी पढ़ाया है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना एक बार, एंड थैंक यू।